डाउट्स में आपके पास गिवन है दिस इज डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। सर खाली ऑप्शन सी में डाउट था। ठीक है, ऑप्शन सी को बताना है तो कार्बोकेटाइन बनाओ। ऑप्शन सी को बताना है तो कार्बोकेटाइन बनाओ और रीअरेंज करके बता दो। तो विल रीड दैट इसमें CH3 है, पीएच है और OH है, CPH है और OH है। तो दोनों में से जिसपे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता मैं H+ आइन उस पर अटैक करवाता। इसमें तो दोनों एक जैसे हैं तो कार्बोकेटाइन बना लेता हूँ और कार्बोकेटाइन बनाऊंगा तो आई गेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस ना, उस तरफ बना लेता है जहां अटैक कर रहा है। ये पीएच है, ये OH है और इधर पीएच है और ये CH3 है। तो पीएच को माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट करके विल राइट दैट C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर दूंगा। तो इस पे पीएच होगा, इस पे पीएच होगा, इस पे CH3 होगा। ये लो हमने भैया। जब पिछली बार पढ़ा था तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था कि हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देख के खाली सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट को देखेंगे। बिल्कुल। जब और अपन से आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन माइग्रेशन में जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पूछते हैं तो वही बताते हैं। अभी भी वही करो। सर मैं समझा जब नहीं, अगर हम CH3 को माइग्रेट कराते तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता। अब रुकोगे तो बताऊंगा ना, रुक तो जा, थोड़ा सा वेट इसलिए करता हूँ कि तुम सोच लो भैया जो भी सोचना है, ठीक है ना। जब अपन रीअरेंजमेंट की बात करते हैं ना कार्बोकेटाइन में ना, एडिशन रिएक्शन वगैरह में, तो वहां माइग्रेटरी एबिलिटी चेक नहीं करते। माइग्रेटरी एबिलिटी चेक करते हैं पेनिकोल पेनिक्लोन में, ये जो है, और अपन चेक करेंगे बेयर विनेगर में। बाकी जगह माइग्रेटरी एबिलिटी चेक नहीं करेंगे। ये माइग्रेटरी एबिलिटी वाला पार्ट जो है ना, ये इसने दिया था बेयर विनेगर में। लेकिन जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आएगी कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो हम तो उसको माइग्रेट करके बताएंगे। यहाँ पर माइग्रेटरी स्टेबिलिटी, माइग्रेटरी एबिलिटी तो ज्यादा इसी की है, लेकिन इसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, लेकिन एबिलिटी टू माइग्रेट इसकी ज्यादा है। अभी भी यही बता रहा हूँ। तो जब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो अपन उसको माइग्रेट करेंगे। जब भी आप जैसे H+ आयन एडिशन रिएक्शन वगैरह जो होते हैं उनमें अगर माइग्रेशंस होते हैं या SN1 SN2 होता है, उसमें जो माइग्रेशंस होते हैं उसमें अपन एबिलिटी ही चेक करते हैं। उसमें एबिलिटी नहीं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि किसके माइग्रेशन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन पेनिकोल पेनिक्लोन और बेयर विनेगर में विल चेक दैट कि भाई किसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा है। तो इन रिएक्शंस में H, pH और अल्काइल को ये चेक करना है, ठीक है ना। हाँ सर। तो ये चेक कर लेना। अब अपन को क्लियरली पता चल गया कि भाई हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। अब जैसे तुमने कहा कि भाई किस रिएक्शन में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN2 रेशियो SNE2 रेशियो, मतलब किसमें SN2 ज्यादा होगा, ठीक है। तो SN2 अगर ज्यादा बताना है तो अपने पास कंपाउंड गिवन है। एक तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये P जैसे गिवन है, ये R जैसे गिवन है। फिर उसके बाद अपन को Q गिवन है, CH गिवन है, PH गिवन है, CH गिवन है, I गिवन है और CH3 है। तो इसमें फिर एक और गिवन है S, CH2 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 CHI एंड क्या है CH3। तो कहां से, R से शुरू कर लो, RS बताओ, है ना। अब इसमें तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी, SN2 की बात कर रहा है भाई, स्टेरिक एंट्रेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो R हो जाएगा, फिर S हो जाएगा। इन दोनों में चेक करेंगे तो ये तो 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो कुछ मतलब उसमें कहाँ था कुछ भी, उसमें सोचने के लिए कहाँ है अपने पास कुछ भी सोचने के लिए नहीं है। वो तो डिग्री से ही बता दूंगा SN2 में। तो आपने SN2 कहा है। सर E2 कितना ज्यादा कम होगा उससे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है रेशियो पे? तो E2 ज्यादा कब होगा, वो तो बताया तो था। SN1 है तो
3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, SN2, E2, E1, है ना। इसमें E1, E2 और SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ले हो गया। बताओ, ये हो गया। हो गया। सर ये रीअरेंजमेंट और कार्बोकैटायन वाला एक बार वापस समझाइए ना, कि मतलब किसमें क्या हो रहा है मतलब। अगर मेरे पास ऐसे गिवन, ठीक है, और इसमें HBr का एडिशन करना है या इसका हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर का एडिशन, तो कार्बोकैटायन तो बनाएंगे ये। अब इसमें उसको माइग्रेट करूंगा जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बने। हाँ ठीक है, तो इसको माइग्रेट करूंगा। CH3 हाँ। लेकिन अगर पेनाकोल, पेनाकोलोन या बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर मैं उसको माइग्रेट करवाऊंगा जिसकी माइग्रेटरी एबिलिटी ज्यादा, क्योंकि दोनों ही केस में इसको माइग्रेट करो या इसको माइग्रेट करो, दोनों ही केस में ऑक्टेट कंप्लीशन है। दोनों ही केस में ऑक्टेट कंप्लीशन है। सर रीजन बताइए ना कि पिनेटोल और बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में हम लोग माइग्रेटरी एबिलिटी को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें तो दोनों ही केस में ऑक्टेट कंप्लीशन है, यहाँ थोड़ी ऑक्टेट कंप्लीशन है। हाँ नहीं पेनाकोल, पेनाकोलोन में दोनों ही केस, इसको माइग्रेट करो या इसको माइग्रेट करो, तो इनकी वजह से हाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी तो पर इसलिए आएगी क्योंकि ये है, तो एबिलिटी चेक कर लेते हैं भाई, इसमें अच्छा, तो तो वो माइग्रेट कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीशन है। तो उधर जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको वो OH टेबल बना रहा है। और कौन बना रहा है, कोई 3 डिग्री थोड़ी बन रहा है। मतलब सर कोई भी रिएक्शन जिसमें ऐसा ऑक्टेट कंप्लीशन दिखाई दे तो हम लोग डायरेक्ट माइग्रेटरी एबिलिटी से देखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और सर वही यहाँ पे क्यू और एस में यही रीजन है ना, मतलब क्यू में मतलब वो 2 डिग्री बन रहा है और 2 डिग्री से शिफ्ट होकर 3 डिग्री में जा रहा है, लेकिन एस में मतलब सॉरी पी में ऑलरेडी 3 डिग्री है। पी में P और 3 डिग्री Q। है और क्यू में 2 डिग्री है, और SN2 के लिए स्टेरिक एंट्रेंस इज मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। हाँ सर समझ। तो अपन रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे भाई, रिडक्शन की बात करते हैं। अब रिडक्शन के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, एक तो कैटालिटिक रिडक्शन हो सकता है, और फिर रिडक्शन बाय डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल रिडक्शन हो सकता है, फिर वी कैन राइट दैट रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन तो अपन को पता है, NiH2 प्लेटिनम H2 वगैरह हो सकता है। मेटल रिडक्शन में वी कैन से दैट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और रिड्यूसिंग एजेंट्स में देयर आर सो मेनी रिड्यूसिंग, उस टाइप से अपन रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब अपन कैटालिटिक रिडक्शन की अगर अपन बात करें, कि पहले अपन रिडक्शन में अगर बात करेंगे तो अपन को एक बात पता है कि भाई
जैसे अगर अपन लिखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें H2 को ऐड करना है, तो नो डाउट एक पाई बॉन्ड ब्रेक करके अपन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें अपन को कोई डाउट नहीं है कि आप एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके और सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो विल से दैट इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वही गेट द रिएक्शन। तो अपने पास ऐसे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हो जाएगा, द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर को पता है द रिएक्शन विल बी, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और दोनों रिएक्शन अपन को प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, अगर इसको अपन ऐसे और फिर H2 लेते हैं और उसके बाद इसमें Ni ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, इधर भी H होगा, इधर भी H होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। बट इसको ऐड करने से जो H2 का बॉन्ड हमें यहां ब्रेक करना पड़ रहा था, ये बॉन्ड ये ब्रेक करके दे देगा। तो कैसे, उसके पास d ऑर्बिटल है, इसके हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा d ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड केमी एड्सॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा d ऑर्बिटल में, उसके बाद अपन इसको ऐड करेंगे तो हमें सिर्फ ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब रेट विल बिकम फास्ट। तो अब 2 स्टेप में हो गया रिएक्शन, एक बार ये हो गया और एक बार फिर ये रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब है पहला वाला तो 1 स्टेप रिएक्शन था, सारे बॉन्ड अपन ने ब्रेक किए, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होता है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होता है, ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो इसको अपन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अपन को पता है व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वगैरह। अब क्या होगा जब अपन कैटलिस्ट यूज करेंगे, ये तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, अब 2 स्टेप में हो गया रिएक्शन, और कैटलिस्ट यूज करने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी, बिकॉज अब कैटलिस्ट हम यूज करेंगे और जब कैटलिस्ट में कुछ नहीं मेंशन होता है तो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। तो कैटलिस्ट हमेशा वो पाथ चूज करेगा जिससे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम यूज होगा। सो कैटलिस्ट डजंट डिक्रीज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, इट विल चूज द ऑल्टरनेट पाथ जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं आता कैटलिस्ट को यूज करने से, प्रोडक्ट में भी चेंज नहीं आएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे रिएक्टेंट पहले थे वैसे विदाउट कैटलिस्ट थे तो कैटलिस्ट के साथ भी होंगे, जैसे प्रोडक्ट पहले था कैटलिस्ट के साथ भी होगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, इवन द एनर्जी एक्सचेंज इन द रिएक्शन, अगर यहाँ पर 5 किलो कैलोरीज है तो यहाँ भी 5 किलो कैलोरीज ही रहेगा। मतलब कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट इट विल चूज द अल्टरनेट पाथ which has less energy of activation, ठीक है ना। तो अपन अगर कहेंगे कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन तो गलत होगा। कैटलिस्ट विल चूज अल्टरनेट पाथ व्हिच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो अपन को पता है। तो दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन एनी रिएक्शंस, कि वो अल्टरनेट पाथ चूज करेगा। हाँ बोलो सर, किसी भी रिएक्शन में कोई भी पॉजिटिव कैटलिस्ट या नेगेटिव कैटलिस्ट है, दोनों में डिफरेंस कैसे समझेगा? नहीं, वो डिफरेंस आपको भाई नेगेटिव कैटलिस्ट तो आपको पता होने चाहिए, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। अगर ऐसा ग्राफ दिया रहेगा तो मतलब फर्स्ट पीक बड़ा रहेगा, ऐसा कुछ बढ़ा रहेगा दो तो? भाई, ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है। अगर ऐसे गिवन है कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड और उसमें आपने ऐसे बढ़ा दिया तो समझ लेना वो नेगेटिव कैटलिस्ट था।
मतलब अगर पहला पीक छोटा हुआ और दूसरा पीक बड़ा हुआ कैटेलाइज ऑब्वियसली अगर दूसरे पीक को छोटा बना के आप कैटलाइज बता रहे हो तो नेगेटिव कैटलिस्ट में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी। हाँ सर। ठीक है भाई। तो अपन ऐसे जनरली अपन नेगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन मतलब H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है, इसमें थोड़ा H3PO4 डाल दो, नहीं होगा डिकम्पोज, वो नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे एक्ट करता है। ईथर्स परऑक्साइड बनाते हैं, है ना, तो इसमें आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, या फिर आप थोड़ा सा उसमें कॉपर सल्फेट डाल दो, तो नहीं होगा, तो वो नेगेटिव कैटलिस्ट हो गए, मतलब वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं। जैसे अपन रेफ्रिजरेटर में किसी चीज सामान, खाने का सामान रख के उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, वही हमने टेम्परेचर कम कर दिया, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गई होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया, तो खाना खराब नहीं होगा। तो अब इसमें अपन डायरेक्टली आते हैं, चलो भाई कैटलिस्ट में आते हैं अपन, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की ही बात कर लेते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में विल राइट दैट, जैसे अपने पास गिवन है, मैं इस पार्ट को हटा लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम वो भी मिल जाएगा ना, स्पेस। अब ये मैंने बस ये बताया कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है। भाई कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता रिएक्शन में, सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ना तो वो फ्री एनर्जी चेंज कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता कैटलिस्ट, है ना, वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकता है। तो अपन लिखने वाले रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। अब एल्कीन्स का रिडक्शन होगा तो एल्काइंस, अगर एल्काइंस का हो सकता है तो एल्कीन्स का तो हो ही जाएगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन। मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो एक बार इसको रिडक्शन कर लेता हूं पैलेडियम H2 से, या फिर प्लैटिनम H2 से, या फिर NiH2 से। तो जब अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन लिखते हैं तो इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट पैलेडियम होता है, फिर प्लैटिनम होता है, और फिर निकल होता है। इवन हाइड्रोजन को स्टोर भी करते हैं अपन तो पैलेडियम या प्लैटिनम में स्टोर करते हैं, वो इतने अच्छे हाइड्रोजन एब्सॉर्बिंग एजेंट होते हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम। पैलेडियम सबसे अच्छा होता है, और कोलाइडल पैलेडियम तो बहुत ही अच्छा होता है, राइट ना, वो तो मतलब हाइड्रोजन को इतना ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा कि ऑलमोस्ट 1 मोल 7 मोल तक एब्सॉर्ब कर सकता है, उस टाइप का बना सकते हैं उसको। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं ऑक्लूजन, मतलब उसको नाम भी दे देते हैं अपन, इतना ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा कि ऑक्लूजन हो जाएगा ऑन द सॉलिड सरफेस। तो इसमें अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है तो अपन तो सारे रिड्यूस कर देंगे भाई, CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH3 है, तो इन सब में सबसे अच्छा ये है। तो जो ये रिड्यूस कर सकता है वो ये दोनों तो कर ही सकता है, लाइक दैट वी कैन राइट। अब दूसरा अपन लिख सकते हैं, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जैसे अपने पास ये ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन डबल बॉन्ड तक भी रिड्यूस करवा सकते हैं, तो अपन इसको डबल बॉन्ड तक रिड्यूस करेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री भी बना सकते हैं। अगर मुझे सिस एल्कीन बनाना है ऐसे, तो सिस एल्कीन बनाने के लिए, है ना, सिस एल्कीन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें यूज कर सकते हैं, अपन सबको पता है लिंडर्स कैटलिस्ट। लिंडर्स कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, रोजनमंड कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, फिर अपन P2 कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, और विल्किंसन कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कैटलिस्ट अपन यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट अपन देख लेंगे क्या होते हैं। और अगर मुझे ट्रांस एल्कीन बनाना है तो मैं मेटल इन लिक्विड अमोनिया यूज कर लूंगा। तो मेटल इन लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं, तो मेटल इन लिक्विड अमोनिया लिख लेते हैं भाई। और मेटल जो होंगे ना इसमें, वो मेटल होंगे, लिथियम भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम भी हो सकता है, मोस्टली अपन सोडियम यूज करते हैं, तो ट्रांस एल्कीन बनता है। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, लिंडर्स कैटलिस्ट क्या होता है, तो अपन को पता है लिंडर्स कैटलिस्ट दैट इज पैलेडियम होता है। अच्छा ठीक है भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट यूज करेंगे
तो we will always use their surface to carry out the reaction. जब भी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट अगर अपन को गिवन है एज अ कैटलिस्ट, तो हम उनके सरफेस को यूज करेंगे टू कैरी आउट द रिएक्शन. तो जैसे इसमें भी अपन यूज करेंगे तो इसमें भी सरफेस यूज किया. सो पैलेडियम विथ CaCO3 एंड पॉइजन विथ थोड़ा सा, तभी तो वो रुकेगा यहां तक. तो पॉइजन विथ लेड एसिड, ठीक है ना. ये होता है भाई अपना लिंडलर्स कैटलिस्ट. और रोजनमंड कैटलिस्ट, तो रोजनमंड कैटलिस्ट को अपन लिख सकते हैं दैट इज पैलेडियम BaSO4. अपन सबको पता है पैलेडियम होगा, BaSO4 होगा, और इसको भी पॉइजन करेंगे तभी तो प्रोडक्शन सिर्फ डबल बॉन्ड तक होगा. तो पॉइजन विथ क्यूनोलिन या फिर सल्फर. क्यूनोलिन और सल्फर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं. P2 कैटलिस्ट इज निकल एसिटेट और NaOH का सोल्यूशन होता है, तो निकल बोराइड बनता है. Ni2B is called the P2 catalyst. Again we are using the nickel. Wilkinson catalyst is triphenyl phosphorus, rhenium chloride. That is Wilkinson catalyst. तो इसमें भी रेडियम अगर आप यूज करेंगे तो we know that it is homogeneous. डी ब्लॉक मेटल्स. अब सभी में ही डी ब्लॉक मेटल यूज कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि भाई वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन ऑन देयर सरफेस. मेटल एंड लिक्विड अमोनिया लिखूंगा, तो फिर मेटल में अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कॉपर एंड जिंक, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उनका जो भी रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन देकर रिएक्शन करेंगे. तो अगर हमारे पास अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल गिवन है, तो आप अज्यूम कर लो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और फिर आप रिएक्शन को कैरी आउट कर लो. अब अगर हम इसकी बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो इसमें एक ही बात है, उसमें भी देख लेते हैं. इनमें एक बार एक मैकेनिज्म देख लेते हैं छोटा सा. इनमें जो रिडक्शन होता है उसमें अपन क्या करते हैं, मेटल ले लेते हैं. डी ब्लॉक मेटल है, सपोज अपन ने Ni ले लिया. इसका सरफेस होगा, ये क्लोज कंटेनर होगा. ये सारे के सारे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है. पैलेडियम H2, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें भी H2 होता है. नो डाउट, अपन ने लिखा नहीं, रिडक्शन करेंगे तो H2 होगा ही होगा. रिडक्शन करेंगे तो इन सब में H2 होगा. तो दे आर कैरिड आउट एट वेरी हाई प्रेशर. सो अगर वेरी हाई प्रेशर होगा तो इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. बहुत सारे लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में देखा भी होगा. एडिसॉर्प्शन फिनोमेना में एग्जांपल में अपन इसी को लेके जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तभी तो अपन कहते हैं कि भाई x/m इज इक्वल टू k इंटू p इंटू 1/n आ जाता है. ये 1/n जो है ना वो 0 to 1 के बीच में होता है. तो क्यों? क्योंकि ये अपन जो पढ़ते हैं एडिसॉर्प्शन, फ्रेंडलिच और आइसोटोम जो पढ़ते हैं, उसमें अपन ये कहते हैं कि मॉडरेट प्रेशर रखना पड़ेगा, क्योंकि वेरी हाई प्रेशर पे ये जीरो ऑर्डर है, लो प्रेशर पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा. तो मॉडरेट प्रेशर पे ये फ्रैक्शन आना चाहिए, मतलब 0 और 1 के बीच में होना चाहिए. काफी लोगों को मतलब पढ़ाया भी मैंने, ये सारे मतलब ऑर्डर वगैरह कैलकुलेट करके भी दिखाए हैं. इधर देखते हैं अपन. तो इधर अपन क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे वेरी हाई प्रेशर पे, तो इसके डी ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एब्सॉर्ब हो जाएगा. अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि भाई दोनों कार्बन एटम के बीच में 2 पाई बॉन्ड है. तो अपन को पता है 2 पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं. अगर दोनों पाई बॉन्ड आपस में 90 डिग्री पे हैं
तो इसका मतलब है कि इसमें क्योंकि हाइड्रोजन तो इन्हीं ऑर्बिटल में ऐड होने हैं। भाई अगर अपन इसको ऐसे लिख लें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड है मेरे पास, फिर C और फिर CH3 ऐसे है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो अपन क्या करेंगे, ये केमी एड्सॉर्प्शन है, और केमी एड्सॉर्प्शन में फिर क्या होगा कि भाई ये ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे इस पाई बॉन्ड के साथ, ये ट्रांजिशन स्टेट पाई बॉन्ड के साथ। ये तो ऑलरेडी ब्रेक हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस, है ना, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट जैसे बन जाएगा। अब क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, पहले ऐड करेंगे क्या, हाइड्रोजन, हाई प्रेशर रखेंगे, एड्सॉर्प्शन हो गया, उसके बाद इसको ऐड करेंगे उसके अंदर, उस कंटेनर के अंदर इसको पंप करेंगे, और फिर थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब ये ट्रांजिशन वगैरह बन जाएगा तो उस केस में फिर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो ये डी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसका डी एब्जॉर्प्शन होगा तो ये है डी एब्जॉर्प्शन कितना, एक ही साइड से हो रहा है। अब अगर एक ही साइड से डी एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सिस एल्कीन मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया। प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब अब आपके पास एक ही पाई बॉन्ड, अब एक ही पाई बॉन्ड होगा तो इसमें दो पाई बॉन्ड थे 90 डिग्री से थे, तो ऐसे भी पाई बॉन्ड था और ऐसे भी पाई बॉन्ड था, तो हाइड्रोजन बड़ा इजीली ऐड हो जा रहा था क्योंकि इधर भी पाई बॉन्ड है इधर भी पाई बॉन्ड है। लेकिन इस केस में पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में होगा, मतलब अगर हाइड्रोजन ऐसे अप्रोच करे तो एडिशन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन को यहीं से आना पड़ेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आ गया तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अपन को पता है रेट जो है K इज इक्वल टू होता है, जो अपन पढ़ते हैं मतलब इसमें, दैट इज P इंटू Z इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस EA/RT, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है। तो जो अर्नेस्ट इक्वेशन मतलब अपन ड्राइव करते हैं बायोमोलिकुलर कोलाइजन थ्योरी, केमिकल काइनेटिक्स में आपने स्कूल के लिए पढ़ा होगा, उसमें डेरिवेशन भी दे रखा है स्कूल के लिए, बट अपने सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। तो ये जो होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो एक तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया, दूसरा हमने कैटलिस्ट को पॉइजन भी कर दिया, मतलब हमने इसको ऐड करके इसका काफी सारा सरफेस एरिया भी कवर कर दिया। तो फिर अपन कहेंगे भाई उस केस में अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि जनरली अपन कहते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए इसका वैल्यू 1 के आसपास होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं होता उसमें। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा क्योंकि SN2 रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आता है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही लिखते हैं अपन, दैट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो उसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया, तो इसमें भाई प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आ गया इस केस में, और हमने पॉइजन भी कर दिया कैटलिस्ट, मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ गया। तो फिर इसको यहां रिड्यूस करना, इसको रिड्यूस करना आगे थोड़ा मुश्किल है। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है, अगर आपने कैटलिस्ट को पॉइजन कर दिया तो मैं यहां रुक सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां से ये पॉइजन कैटलिस्ट को हटा दूं तो अपन कहेंगे आप पूरे रिडक्शन कर देंगे, तो फिर तो हमारे लिए पैलेडियम हो गया, H2 दे ही रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना कवर कर पाएगा, ठीक है कवर कर भी लिया तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा हीट वीट कर दोगे, तो अगर आपने पॉइजन नहीं किया तो मैं पूरा रिड्यूस कर दूंगा। तो लिखना पड़ेगा कि आपने कैटलिस्ट पॉइजन किया, या आप सिर्फ लिंडर्स कैटलिस्ट लिखो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है कि अब हमें कहां तक रिड्यूस करना है, कि अंडरस्टूड है वो पॉइजन है। तो फिर उस केस में अपन कहेंगे, इस केस में वो सिन एडिशन कर देंगे अपन, तो फिर यहां पर आगे क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी आता है तो आगे रिडक्शन नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं था इसमें, इसलिए पूरा रिडक्शन। सो इनमें भी जो रिडक्शन होता है वो सिन एडिशन होता है। सो मे बी पॉसिबल अपन से ऐसे कर लें कि भाई अब अगर मान लो क्वेश्चन बनाना है तो अपन कहेंगे देख भाई, अब इसके बाद आप मुझे ये बताओ कि मैंने इसको जैसे ये लिखा हुआ है, अब मैं इसको D2 और PT से रिएक्ट करवा देता हूं, तो फिर अपन को पता है कि यहाँ कायरल सेंटर जनरेट हो जाएंगे। अगर D2 ऐड करेंगे तो कायरल सेंटर जनरेट होंगे, और कायरल सेंटर जनरेट होंगे तो अपन को पता है विल राइट लाइक दिस।
तो इसमें भी अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ मीजो प्रोडक्ट बनेगा या रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अगर ट्रांस होता तो रेसमिक मिक्सचर बनाते थे, क्योंकि एक बार दोनों एक ही तरफ ऐड होंगे, अगर यहाँ से ऐड हो सकते हैं तो ऊपर से भी ऐड हो सकते हैं। इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो अपन कहेंगे इसमें तो मीजो कंपाउंड बनेगा। तो इस टाइप से फर्दर रिएक्शन करके एक मतलब मैप मतलब एक चेन रिएक्शन जैसे बना सकते हैं, सीक्वेंस बना के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, है ना। अब Br2 का भी एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी भाई। तो वो चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिर्फ रिडक्शन के लिए अपन देख लेते हैं, तो अपन को पता चल गया अच्छा इसमें ऐसा क्यों होता है कि वो एल्कीन तक स्टॉप हो जाएगा। तो दो रीजन हो गए, एक तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर आ गया और दूसरा अपन कहेंगे पॉइजन हो गया कैटलिस्ट। सो इट इज लाइक दैट कि हमने कैटलिस्ट को रिटार्ड कर दिया उसकी एक्टिविटी को। सो एक तरीके से हम इसको नेगेटिव कैटलिस्ट में लिख सकते हैं अपना, राइट ना। इसके ये सारे एग्जांपल हो गए अपने लिए नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए कि देखो भाई यहां रिड्यूस होने थे लेकिन रिड्यूस यहां तक हो पाए, इसका मतलब ये सारे के सारे मैं नेगेटिव कैटलिस्ट में लिख सकता हूँ। सर बोलो सर वो पॉइजन कैटलिस्ट को हम लोग ने पॉइजन क्या मतलब इसमें बताइए ना, एब्जॉर्प्शन में मतलब उसमें क्या चेंज आएगा। आपने अभी बोला ना कि मतलब वो रिएक्शन वैसे का वैसे ही रहेगा, तो उसमें सरफेस एरिया कवर्ड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करने से सरफेस एरिया कम हो गया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो एब्जॉर्ब थे वो कम हो गया। अच्छा वही होगा ना। ऑब्वियसली अगर सर उसमें वो पॉइजन नहीं करते हम लोग तो फिर क्या होता। अगर पॉइजन नहीं करते तो सारे रिडक्शन कर देते थे, मतलब पूरा अल्केन तक जाता वो। बिल्कुल वही तो बताया। हाँ ठीक, हाँ सर। अब अपन देख लेते हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई अल्कली मेटल, वैसे तो अपन को सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ये सोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता है कि वो ब्लू कलर सोल्यूशन होता है, ये वो सब पता है अपन को। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, कलर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा, राइट ना। And these metals are very good reducing agent in liquid ammonia. The reason is because the electron provided by them is solvated by ammonia, जिससे वो ब्लू कलर आता है। वाटर होता तो फिर तो वो ये तो स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन ये तो वायलेंटली रिएक्ट करेगा, ये तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इसलिए वाटर में नहीं हो सकता कोई रिएक्शन। अब अपन कहेंगे भाई इसको अगर रिएक्ट करेंगे ना इनके साथ, तो पहले तो अपने पास ये है कि भाई सोडियम, आपने कहा सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेता हूं, और अल्कली मेटल्स और कॉपर एंड जिंक दे आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास ये है इलेक्ट्रॉन है, ये spi बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑब्वियसली बात है अब मैं इसको जब बनाऊंगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करें, तो अपन कहेंगे भाई इसमें से ना ऐसे ब्रेक करो कि नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज एक ही तरफ होगा तो ऑर्बिटल में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये मैंने नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ बना दिया, दैट इज ये आपका नेगेटिव चार्ज बन गया इसमें। तो यहां पर अपोजिट एंड पे ही बनेगा दो ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज इधर है, अमोनिया के साथ इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं, NH3 है, तो ये तो R नेगेटिव जैसे है, तो ये तो प्योर एसिड बेस रिएक्शन हो गया भाई। ये तो ज्यादा एसिडिक होगा ना इसके कंपैरिजन में, इसका पीके तो 28 होता है, इसका पीके तो 37 के आसपास होगा। तब तो ये बेस है और ये एसिड है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा ये डबल बॉन्ड है, इधर H आ गया और इधर एक इलेक्ट्रॉन था है ऑर्बिटल में, उधर H आ गया और इधर अपने पास CH3 है। अब क्या करें, सोडियम से फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। आपने कहा तो है कि मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक मोल सोडियम और डाल देता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को फिर ऐड कर लेता है, तो यहां भी नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर एसिड बेस रिएक्शन कर दो, दो इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, तो फिर एसिड बेस रिएक्शन कर दो और फिर आपके पास पड़ा लो भाई है। तो इसमें सोडियम मेटल एंड लिक्विड अमोनिया में होता क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है किसी एक कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी और पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। तो उस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो दूसरी तरफ
एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा जो बनेंगे, दो ऑर्बिटल में एक नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा अपोजिट रहेंगे, इसलिए उसमें ट्रांस अल्कीन बनता है। सो दैट वाज द रीजन। अब ये तो विनाइलिक कार्बन एटम था ना, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल था, लेकिन अगर इसमें नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो बहुत स्टेबल नहीं होगा। व्हाई इट इज सो? भाई कार्बन पे ऐसे 2 डिग्री नेगेटिव चार्ज थोड़ी बन जाएगा पाई बॉन्ड ब्रेक करके, कि अपन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें और इस पे एक नेगेटिव चार्ज बना लें। भाई इस पे तो नेगेटिव चार्ज इसलिए बना दिया था अपन ने क्योंकि वो sp हाइब्रिडाइज था, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, अब ये ऐसे बन रहा है, दूसरी तरफ बना देंगे अपन। लेकिन अब ये कोई sp2 हाइब्रिडाइज थोड़ी है, तो ये स्टेबल नहीं होंगे क्योंकि ये तो रोटेट होता रहेगा। तो इसमें नो डाउट रिपल्शन की वजह से एंटी पोजीशन पे होगा, लेकिन ये अनस्टेबल होगा इसके कंपैरिजन, नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन। सो इसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल है, इसलिए ये नहीं बनता, आगे प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये स्टेबल होता तो रिड्यूस हो जाता। तो अपन बता देते हैं भाई, ये अपने पास रिडक्शन वाला पार्ट है। सो इसको देख सर के वो अपन एक बार रोटेट हो रहा है इसलिए अनस्टेबल नहीं, क्यों है सर वो वो? एडजेसेंट एटम पे है ना, एडजेसेंट एटम पे लोन पेयर नहीं होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन, वरना अनस्टेबल होगा वो। यहाँ पे भी तो हम लोग ने किया ना वैसे, जैसे एल्कीन बना एडजेसेंट एटम हाँ, पे। तो ये एडजेसेंट एटम पे ना ट्रांस पोजीशन पे sp3 नहीं है, हाँ इनमें 180 का मतलब डिफरेंस है, वो बॉन्ड एंगल जैसे। और यहाँ हाँ एक ही प्लेन में नहीं है, दोनों दोनों काफी मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये दोनों कार्बन एटम होते हैं, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा उसमें, तो वो नहीं बनेगा। हाँ ठीक है सर। अब जनरली अपन ने देखा कि भाई जैसे अपन ने रिएक्शन लिखे, तो अगर अपन ने कभी रिएक्शन लिखे तो अपन ने कहा भाई देखो, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है या मेरे पास ऐसे गिवन है, तो दोनों में अगर HBr का एडिशन करना है ना, तो इसमें HBr का एडिशन फास्ट होगा, बिकॉज उसमें कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन विनाइलिक बनेगा। जनरली क्या होता है कि एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे एल्काइन से, क्योंकि एल्कीन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा बनती है। सो एल्कीन्स जनरली जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्काइन से, एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में एल्काइंस ज्यादा रिएक्टिव होंगे एल्कीन से। एल्कीन में तो आगे रिड्यूस नहीं हो रहा ना, जबकि ये तो प्रोड्यूस हो गया था, इवन इट इज पॉइजन। द रीजन इज क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन बड़ा इजी होगा। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइंस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स ड्यू टू द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, उसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर होगा, जिस प्लेन में पाई बॉन्ड होगा वहीं से रिडक्शन करना पड़ेगा। सो alkenes are more reactive than alkynes except for hydrogenation. ठीक है, so you can write that sentence कि भाई alkenes are more reactive than alkynes except for hydrogenation. So this is about the hydrogenation, alkene and alkynes. दूसरा अपन लिख सकते हैं, that is again metal से लिखे हुए लिखते हैं, that is Birch reduction. Birch reduction में होता है, that is again the catalyst used is sodium and liquid ammonia. ये तो अभी अपन ने चेक किया, used is sodium and liquid ammonia. तो ठीक है, we'll write that. अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन को पता, अभी अभी पढ़ा अपन ने, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया will get alkenes and trans alkenes. Will get a trans alkene. और अगर अपने पास ऐसे गिवन है,
तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया नो रिएक्शन, फिर रिएक्शन नहीं होगा। अगर मुझे ऐसे गिवन है तो सोडियम तो इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो ठीक है। अब तो नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट पे नहीं बनेगा ना, तो रिडक्शन होगा। तो अपन लिखेंगे ठीक है भाई, फिर तो अपन इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, एडजेसेंट एटम पे तो नहीं आ रहा ना, तो फिर अपन रिएक्शन लिखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। इधर एक बार लिक्विड अमोनिया अमोनिया से प्रोटॉन ऐड कर लेते हैं, सो इट विल फॉर्म CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इधर CH2 एक रेडिकल, फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करवा देता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फिर एनाइन बन जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड CH CH और इसमें फिर नेगेटिव चार्ज एनाइन बनाएंगे और फिर इसके बाद इसमें अमोनिया के साथ ऐड कर लेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। अब आगे, अब बनाओगे तो एडजेसेंट एटम पे होगा, तो आगे रिएक्शन नहीं करूंगा। तो फिर कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन क्या ऐसे रिएक्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, अगर मेरे पास ऐसे है तब भी हो जाएगा। अगर मैं इसको सोडियम में लिक्विड अमोनिया रखूं तो मैं कहूंगा इट विल फॉर्म अ रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन देगा अपन को, यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, या नेगेटिव चार्ज, या तो नहीं बनेगा क्योंकि वो रिपल्शन होगा, तो फिर नेगेटिव चार्ज में इसको बना, और ऐसे सर, बनेगा तो ठीक है भाई, फिर अपन ऐसे बना लेते हैं, इधर भी एच ऐड हो जाएगा, इधर भी एच ऐड हो जाएगा। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड वाला बेंजीन बता है सकते हैं आप? हाँ? सी वाला वापस बता सकते हैं आपने क्या बोला था वो सेंटेंस? किसमें? सी वाले में, सी एग्जांपल वाले में। सी एग्जांपल में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा भाई। इधर बनाया था ना, इधर लिखूंगा तो इधर अपने पास नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज थोड़ी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा। यस सर। अब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है एडजेसेंट एटम पे होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो अनस्टेबल बन रहा है, तो बनेगा, उसको बनाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर तो नेगेटिव चार्ज बनाया, लेकिन जैसे जैसे वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, क्योंकि वो डिलोकलाइजेशन हो सकता है, तो डिलोकलाइज हो गया, जैसे जैसे ये बन रहा था वैसे वैसे डिलोकलाइज हो रहा था। तो यहां बनेगा नहीं ना नेगेटिव चार्ज पूरा, जैसे जैसे बन रहा होगा ये, क्योंकि कॉन्जुगेशन में ना ये भी ऑर्बिटल्स होंगे, वहां तुम नेगेटिव चार्ज बनाओगे, ये ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल है वो उसमें ऑर्बिटल इधर आना शुरू हो जाएगा, पाई बॉन्ड वाला। तो जैसे जैसे ये ऐड होगा वैसे वैसे ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो वो स्टेबलाइज हो गया ना, इस पे थोड़ी बना फिर, वो तो इस पे बन रहा है कॉन्जुगेशन की वजह से। इसका मतलब ठीक है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया में हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में वो नेगेटिव चार्ज जो बन रहा था वो दूर चला जाएगा, तो रिपल्शन नहीं होगा ना फिर इसमें। हाँ सर, समझिए। अगर सर इसमें सी कोई वाले ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन, में, हाँ तो सी वाले ऑप्शन में ट्रांस प्रोडक्ट ही बनेगा ना, किसिस भी बनेगा फाइनल? नहीं, अब अपन ये नहीं बोल पाएंगे, अब तो डिलोकलाइजेशन है ना, क्योंकि अपन कैसे बता पाएंगे कि सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, ये नहीं बोल सकते, अच्छा। क्योंकि एडिशन तो इन दोनों पे हो रहा ना, हाँ इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि क्या बनेगा। हाँ सर, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है इसमें, तो अपन कहेंगे देखो भाई
अगर आप कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच कर रहे हो, मतलब कोई रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर रहे हो, तो मेरा एडिशन ऐसे होगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज ना बने। और अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो मेरी कोशिश होगी कि इस पे ही नेगेटिव चार्ज बने, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो बेंजीन रिंग में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो अपन ऐसे बता देंगे कि भाई अगर आप सोडियम में लिक्विड अमोनिया लेते हो तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पे नेगेटिव चार्ज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए। तो इस पे नेगेटिव चार्ज बनाना है तो मैं ऐसे करूं, क्योंकि एडजेसेंट पर तो नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं, डिलोकलाइज तो होगा ही होगा। तो यहां अपन इलेक्ट्रॉन अटैक करके इधर नेगेटिव चार्ज बना दे तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि एडजेसेंट पे ही बना रहे हो आप। बेटर है कि आप डिलोकलाइज करके ऐसे करो जिससे कि स्टेबलाइज रहे। इधर अगर अटैक करना है तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, इधर ऐसे अटैक कर लो, तो इधर शिफ्ट करके इधर नेगेटिव चार्ज बना देना, है ना। तो फिर कहेंगे देखो भाई, इधर अटैक करवा के अगर मैं इधर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो इस डिलोकलाइजेशन में मेरे पास दो चांसेस है। अगर मैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ बनेगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। आप डिलोकलाइज कर रहे हो, उससे अच्छा कोई पोजीशन हो सकता है क्या? आपने ऐसे बनाया, मतलब यहाँ अटैक करने से यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, तो कोई ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि इस पे नेगेटिव चार्ज ना आए। तो फिर कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेता हूं। तो फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। तो अपन कहेंगे देखो भाई, इस पे अटैक मत करो। इससे भी अच्छा पोजीशन में बता सकता हूं कि इसमें आप कहाँ अटैक करो, क्योंकि डिलोकलाइजेशन में तुरंत रोक थोड़ी सकते हैं अपन। तो अपन कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ अटैक करो, तो आप डिलोकलाइज करके यहाँ बना लेना। अब इस पे इलेक्ट्रॉन को अटैक किया तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, इस पे इलेक्ट्रॉन को अटैक किया अपन ने, तो जहां इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं वहां ये और वहां ये बनता है। लो भाई, ये बनाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH3, यहाँ ये डबल बॉन्ड और यहाँ ये बन गया। और यहाँ पर अपन कहेंगे ऐसे बना देते हैं। इस पे तो लाना ही है अपन को नेगेटिव चार्ज, तो NO2 लिखते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, तो ये लो भाई, इधर अटैक कर गया, ये बन गया। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करना है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करना है। अगर रिलीजिंग ग्रुप है तो उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, आप ऐसे ऐड करो। तो फिर अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, मतलब हम तो कैसे भी ऐड कर दें। नहीं भाई, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसमें ऐसे देने वाला हूं। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि डी कहां ऐड किया। सो अगर मैं ऐसे करता ना, अगर मैं ऐसे करता कि भाई इधर ऐड कर लेते हैं, मान लो मुझे ऐसे गिवन है क्वेश्चन में, एक मिनट रुकना, इधर लिख लो, एक ही बात है, कहीं भी लिख लो। तो अगर मैं ऐसे करता ना, ऐसे कि भाई इलेक्ट्रॉन को अटैक करवाते हैं अपन किस पे, इस पे, ये इधर और नेगेटिव चार्ज इधर, अपन कहते हैं कि उससे दूर तो बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो अपन कहते हैं इधर रेडिकल बनता, इधर नेगेटिव चार्ज बनाते, इधर डबल बॉन्ड बनाते और इधर CH3 बनाते। लेकिन अपन कहेंगे देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज दोनों में स्टेबिलिटी में डिफरेंस है। कैसे? ये डिलोकलाइज होके इधर जा सकता है, ये डिलोकलाइज होके इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब है ये ज्यादा स्टेबल है इससे। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे। तो अब देखो, अगर इस ऐसे रिएक्शन करता, इसको लेकर रिएक्शन इधर अटैक करके रिएक्शन करता, तो मैं डी इधर लिखता और डी इधर लिखता। जबकि मैं इससे रिएक्शन करूंगा तो मैं डी इधर लिखूंगा और डी इधर लिखूंगा। दोनों में एक डी इधर लिखेंगे और डबल बॉन्ड के पोजीशन अपन ऐसे दिखाएंगे। तो आप डबल बॉन्ड के पोजीशन देख लो और डी देख लो, इसमें भी डबल बॉन्ड के पोजीशन है और डी देख लो आप। तो इसमें अगर अपन चेक करें तो दोनों में फर्क तो दिख ही नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज ही बस। आप तो
प्रोडक्ट में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, मुझे तो बस नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस लग रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन में गिवन, तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा, उस टाइप से पूछ सकते हैं अगर दोनों ऑप्शन में गिवन है ना। तो नेगेटिव चार्ज किस में ज्यादा स्टेबल होगा, ये अपन से पूछ सकते हैं, विच इज द बेस्ट सुटेबल साइट फॉर द अटैक ऑफ, मतलब आईपैक नंबरिंग मत देखना, नंबर ही देखो कि कहां अटैक कर रहा है, तो बेस्ट साइट कौन सा होगा अटैक करने के लिए, उस टाइप से अपन से पूछ सकते हैं, बता देंगे भाई बेस्ट साइट कौन सा होगा। सर बोलो। सर अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग पहला वाला ही बोलेंगे ना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर वन ऑप्शन करेक्ट है तो मोर देन वन के लिए दोनों बोलेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि जब प्रोडक्ट बना ही दोगे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट गिवन है ऐसे, तो अब दोनों में डिफरेंस कैसे बताओगे, हाँ नहीं बता। है ना भाई। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ऐसे, मतलब मैंने काफी सारे ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं कि भाई वो क्या करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, इसमें स्टार बना, तो मतलब ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग हो गए। फिर अपन से कहा भाई इसको ना मैंने पहले रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ H2SO4, उसके बाद रिएक्ट किया H2SO4 प्लस HNO3, उसके बाद मैंने इसको हीट किया, अब मुझे प्रोडक्ट ऐसे के बने, मतलब ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ऐसे प्रोडक्ट के बने, ऐसे भी प्रोडक्ट के बने, ऐसे भी प्रोडक्ट के बने, और ऐसे भी। वन ऑप्शन करेक्ट है, एक ही आंसर बताना है, अब क्या करें। वन ऑप्शन करेक्ट है, एक ही आंसर बताना है। सर फिर डी। हो गया सब लोग। सर वो स्टार मार्क करने का मतलब क्या था कार्बन पे? वो आइसोटोप है। अच्छा ठीक। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन ना, हाँ सी ऑप्शन। इसमें ना एक्सेस लिखा है ना, तो अपन दो बार सल्फोनेशन करेंगे, ये भी ऑर्थो para है, ये भी ऑर्थो para है। अब नाइट्रेशन कर दो और एसिड के साथ डीसल्फोनेशन कर दो। सर लास्ट वाला जो किया वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्या, मतलब बोल सकते हैं ना उसको? बोलो नहीं? ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक। इप्सो मतलब किसी ग्रुप को हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा अगर बेंजीन से किसी ग्रुप को रिप्लेस करो, मतलब ArSN2 सारे के सारे इप्सो रिएक्शन।
हाइड्रोजन के अलावा किसी भी ग्रुप को अगर बेंजीन रिंग से आप रिप्लेस करोगे तो वो इप्सो रिएक्शन है। लेकिन अपन को फर्क नहीं पड़ता, वो इप्सो, ये सो, वो सो, कोई पूछता तो है नहीं, है ना। तो अपन ये मतलब इसलिए खामखा अपन काय को बोलें कि भाई इप्सो रिएक्शन है, ये है, वो है ना। तो ये रिप्लेसमेंट है भाई। तो इस टाइप से मतलब देखो ना, मतलब अपन को लग रहा है कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे तो लग रहा है कैलकुलेशन करोगे तो इधर कर दो, एक बार कर दो, इधर कर दो या इधर कर दो। एक्सेस लेके उसने 2 बार किया भाई, इसके भी पैरा, इसका भी पैरा, उसके बाद नाइट्रेशन कर देते हैं। तो वो ना अजीब अजीब टाइप के, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे लगता है बड़े क्लोज हैं यार, कैसे करें उनमें रिएक्शंस। तो उस टाइप के क्वेश्चंस काफी अपन को मिल जाएंगे कि भाई, क्योंकि अपन को मोस्ट सुटेबल अटैक, अब उसमें प्रोडक्ट एक जैसा बन रहा था तो क्या पूछेंगे भाई, वो तो सबको पता होगा। कई बच्चे तो ऐसे भी रट लेते हैं, वो कहेंगे देखो सर, सीधी सीधी बात है, आप मुझे प्रोडक्ट जैसे बताना है, आपने बताया वैसे बनाना है ना, बना दूंगा। मुझे ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन वेटरिंग ग्रुप होता है तो इससे डबल बॉन्ड अटैच नहीं होना चाहिए, और रिलीजिंग ग्रुप होगा तो होना चाहिए। क्यों? कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए। अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो अनस्टेबल, तो फिर मैं इसमें डबल बॉन्ड बनाऊंगा नहीं। मैं प्रोडक्ट ऐसे बनाऊंगा कि डबल बॉन्ड इस पे ना बने जब विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और जब रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देता है तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अच्छी बात है उसको। लेकिन वो ठीक है, वो मतलब मेन सेंस में चलेगा अपन को, लेकिन अगर ठीक ठाक थोड़ा एग्जाम देना है तो अपन को पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म का वही तो रोल होता है। तो अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, बर्च रिडक्शन में अब बहुत सारा केमिस्ट्री तुम पढ़ चुके हो, मैं थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूं, तुम मुझे आंसर बता देना, क्योंकि अब थोड़ा सा दिमाग लगा के आपने क्वेश्चन तो, कंसेप्ट तो देख ही लिया है आपने कि भाई कैसे अपन को लिखना होता है ना। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। अब बहुत ज्यादा आइसोटोप यूज नहीं करूंगा, तो अपने पास अगर ऐसे गिवन है, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ सपोज विथ सोडियम एंड लिक्विड NH3, और इसमें ना 1 इक्विवेलेंट लिखा था, फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसमें भी सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। वैसे भी जब तक एक्सेस नहीं लिखा होता है अपन एक ही बार रिएक्शन करके छोड़ देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे गिवन है, तो क्या करें।
हो गया? इसमें तो किसी सर एक मिनट, हो गया ना? इसमें मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ये इधर अटैक करूंगा, ये इधर 2 रिंग एरोमेटिक बन जाएंगे, तो मैं सेंटर वाले रिंग को रिड्यूस करूंगा क्योंकि 2 रिंग एरोमेटिक बन जाएंगे, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। इसमें D3 लिखा है तो मैं इलेक्ट्रॉन को अटैक करूंगा ऑन दिस, क्योंकि इससे 1 डिग्री एनाइन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा यहां अटैक करूंगा तो 2 डिग्री एनाइन बनेगा। तो डिलोकलाइज तो होता ही है, तो अपन को 1 डिग्री एनाइन बनाना चाहिए। 1 डिग्री एनाइन विल बी मोर स्टेबल। तो ठीक है, इस पर डी लिख के और इस पर डी लिख के प्रोडक्ट बना दूंगा। तो इधर डी लिखो, इधर डी लिखो, प्रोडक्ट बता देना। इसकी बात करूंगा तो पहले तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड में रिड्यूस होते हैं सोडियम में लिक्विड अमोनिया से। और डबल बॉन्ड में रिड्यूस होने के बाद मतलब पहले ये बना दूंगा, पहले तो ये बनेगा, ये बनेगा। अब उसके बाद ऐसे बन गया, अब ऐसे बन गया तो फिर रिड्यूस करूंगा। मतलब इधर एक और डी ऐड होगा और इधर एक डी और ऐड होगा, तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। इधर 2 डी हो जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड होगा, इधर बीच में फिर डबल बॉन्ड आ गया, इसके पास डी है, बीच में फिर डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड के बाद इधर CH2D आ गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। इधर बात करूंगा तो इधर तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, हो गया। सोडियम एसिटाइलाइड बनेगा, ये तो एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, इन सब में एसिडिक हाइड्रोजन एटम थोड़ी था,
ये तो sp हाइब्रिडाइज से हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ये तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे सोडियम ऐड करूंगा तो वो तो